वेलकम डियर्स। हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की श्रृंखला में आज हमारा टॉपिक मौर्यकाल है। इसके लगभग 65 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर आज लिया है जो बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं। इनमें से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के कम से कम 60 क्वेश्चंस ज़रूर ठीक होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे हैं इतने क्वेश्चन ठीक तो आपको टॉपिक रिवाइज करने की ज़रूरत है। रिवाइज कहाँ से करेंगे? तो अगर कोई पहली बार देख रहा है तो मैं बता देता हूँ, हम एक एक करके टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है, पूरा प्राचीन भारत को हमने इतिहास को कवर कर लिया है। 28 क्लासेज में, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा सारी क्लासेस डली हुई हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की श्रृंखला अभी चल रही है और एक एक करके एक अलग अलग टॉपिक्स को ले रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक मौर्यकाल है। मौर्यकाल के ये क्वेश्चंस हैं, इनमें से करना वही है आपको जैसा हम करते हुए आए कि पहले क्वेश्चन देखेंगे, आंसर वीडियो पॉज करके आंसर अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, उससे मैच करेंगे और उसके बाद में भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। अगर कहाँ जहाँ पर ज़रूरत होगी तो उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। ठीक, तो जैसे ये क्वेश्चन है, अब बस इतना करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर ठीक हो, तुक्के मारने से नहीं। अच्छे तरीके से आपका तैयार है टॉपिक तो ठीक होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें मौर्य को क्षत्रिय बोला है? मतलब चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय कुल से बिलोंग करता था या कहाँ से था? तो ये बोला हुआ है कहाँ पर? अब देखो, अब मौर्यों के लिए अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बात बोली है। ठीक, पहले आप अपना आंसर अटेम्प्ट कर लो, मैं रुक जाता हूँ। अब देखो मैं बताता हूँ फिर से, ये मौर्यों के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग बात बोली है इतिहासकारों ने। तो कहीं पे हमें देखने को मिल रहा है कि इसको शूद्र बोला गया है, कहीं पर इसको क्षत्रिय बोला गया है, कहीं पर विरसल कुल का बोला गया है, ऐसे करके अलग अलग जगह अलग अलग बोला गया है। तो हमें पता होना चाहिए कि इनको क्या माना गया है, कहाँ पर, किसके द्वारा। तो अब देखो ये याद रखने में थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसे समझेंगे। जो चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे अपने अंतिम समय में, देखो मौर्य काल अगर पढ़ लिया हो पूरा तो ये पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरू किया था। कैसे शुरू किया था? तो महाजनपद काल के लास्ट टाइम तक आते आते जब मगध में हमारे राजवंश की स्थापना हुई, तो वहां पर राजवंश थे कौन सा? हर्यक, शिशुनाग और नंदवंश। नंदवंश का अंतिम राजा है घनानंद। घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य आपस में भिड़ते हैं, लड़ाई होती है, चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। वजह क्या थी? तो चाणक्य, कौटिल्य, जो कहाँ के तक्षशिला के आचार्य थे, घनानंद के दरबार में अपमानित कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा करते हैं उसके सामने और चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करवा कर उसको हरवा देते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को शासन पर बिठा जाते हैं। इसका मतलब मगध की गद्दी किसके हाथ में आ गई? मगध की सत्ता किसके हाथ में आ गई? चंद्रगुप्त मौर्य के। अब चंद्रगुप्त मौर्य अपना इसका विस्तार करता है, अपने राज्य का विस्तार कर लेता है धीरे धीरे, क्योंकि मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनी गया था। लेकिन अंतिम दिनों में कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य एक धर्म को अपनाता है, कौन सा? जैन धर्म। ठीक है, अब ये भी आपको पता होगा कि इसके जो मुख्य तीन राजा हैं, वो तीनों राजा जो शुरुआती राजा हैं, वो तीनों राजा अलग अलग धर्म को अपना रहे हैं। यानी कि बाप बेटा पोता। बाप कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। बेटा कौन उसका? बिंदुसार। और उसका बेटा कौन? अशोक, सम्राट अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपना रहा है, उसके बाद में बिंदुसार आजीवक धर्म को अपना रहा है, और उसका बेटा है कौन? अशोक, वो किसको अपना रहा है? वो बौद्ध धर्म को अपना रहा है। तो इस तरीके से ये कहानी चलती है। तो उसी के तहत जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लेता है और भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चला जाता है, तो अब यहाँ पर ये चीज आती है कि जो जैन धर्म वाले हैं और बौद्ध धर्म वाले हैं, ध्यान से समझना इस चीज को। जो क्यों कहानी क्यों बता रहा हूँ? याद रखने के लिए, याद करवाने के लिए। तो जो जैन धर्म वाले हैं और बौद्ध धर्म वाले हैं, तो ये क्या बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को कि वो क्या था? क्षत्रिय। ठीक है, वो क्षत्रिय कुल का है। और क्षत्रिय कुल का होने के बावजूद उसने क्या किया है? उसने जैन धर्म को अपना लिया है। ठीक है, समझना इस चीज को। अहिंसावादी पथ पर आ गया। वैसे ही जब सम्राट अशोक आएगा, तो बौद्ध धर्म वाले अपनी जो जितने भी उनके ग्रंथ होंगे, जहां जहां वर्णित होगा किसके लिए? अशोक के लिए। तो उसको एक ऐसा राजा बताएंगे कि कलिंग का युद्ध हुआ, लाखों की संख्या में लोग मारे गए, मतलब अतिशयोक्ति के रूप में कई लाख लोग मारे गए। और फिर उसका हृदय परिवर्तित हो गया कि इतना ज्यादा खूंखार वो राजा था, लेकिन उसका हृदय परिवर्तित हो गया इस वजह से। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये क्षत्रिय मानता है, तो क्षत्रिय कौन मानते हैं? जैन और बौद्ध। जैन और बौद्ध दोनों धर्म वाले क्या बोलेंगे? और ये दोनों शुरू करने वाले कौन थे? जैन बुद्ध को जो ये धर्म शुरू किया वो भी क्षत्रिय कुल के ही थे। तो ये कौन बोलेंगे कि वो ये सम्राट, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? तो ये क्षत्रिय है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, आगे जाके क्वेश्चन भी आएगा। क्षत्रिय कौन है? तो मौर्य जाति होती थी, मौर्य कुल होता था एक, ये मौर्य।
उसी मौर्य कुल से बना हुआ है मौर्य। ठीक है, तो जब हम ये देखेंगे कि संघ है, महाजनपद काल में मैंने डिटेल में समझाया हुआ है वैसे, तो संघ है, संघों में एक मौर्य कुल आता है, मौर्य, उसी मौर्य, उसी से बना हुआ है मौर्य, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य आ जाता है। तो ये कौन? जैन धर्म बौद्ध धर्म वाले। अब इसमें हालांकि सीधा सीधा मैं आंसर भी बता सकता था, दिव्यवदान। तो दिव्यवदान क्या है? दिव्यवदान एक बौद्ध ग्रंथ है, इसकी वजह से हमारा आंसर हो जाता है दिव्यवदान। तो दिव्यवदान क्या मानता है? कि ये क्षत्रिय थे, ठीक है, क्षत्रिय के रूप में देखता है। अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो अर्थशास्त्र में इस वर्ण व्यवस्था, इसके चंद्रगुप्त मौर्य के वर्ण के बारे में उतना कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक तर्क आता है कि जो चाणक्य था, चाणक्य के बारे में पता ही होगा, तो वो अपनी ये राजनीति शास्त्र के अंतर्गत क्या क्या रखता है? राजा को उसके वर्ण के अनुसार रखना चाहता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? जो मुद्रा राक्षस है, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चीज होती है। जो मुद्रा राक्षस है, तो ये मुद्रा राक्षस क्या बोलती है? मुद्रा राक्षस इसको बोलती है कि ये कौन था? विरसल कुल के, विरसल कुल, ठीक। विरसल कुल मतलब ये निम्न जाति के थे। और जो पुराण है, वो पुराण क्या बोलते हैं? वो पुराण बोलते हैं क्या? कि ये शूद्र थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था। तो ध्यान रखना है, पुराण या ब्राह्मण ग्रंथ क्या बोल रहे हैं? कि ये शूद्र है। अ, मुद्रा राक्षस क्या बोल रही है? किसकी लिखी हुई है? पता होगा। तो विशाख दत्त, तो ये क्या बोल रही है? कि ये विरसल कुल निम्न जाति के थे। यहाँ पर दिव्यवदान या जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ क्या बोल रहे हैं? कि ये क्षत्रिय कुल के थे, ठीक है। तो आगे चल के क्वेश्चंस भी आते रहेंगे, बाकी धीरे धीरे कर लेंगे। ये इतना सब कुछ बताने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ भूल भी गए हैं तो वो इससे पूरा का पूरा रिवाइज हो जाए। चलो, जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ डिटेल में बताऊंगा, नहीं तो थोड़ा सा शॉर्टकट लेंगे। शॉर्टकट का मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, क्लास कई घंटे की हो जाएगी। क्योंकि बाकी आप टॉपिक में रिवाइज कर लीजिएगा, टॉपिक में जाकर वहाँ प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। मौर्य साम्राज्य में पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन के संबंध में प्रबंध के जानकारी का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है? देखो, अशोक के अभिलेख से भी हमें प्रशासन की जानकारी मिल रही है। होने को ये चारों ही हैं, है ना। अंगुत्तर निकाय क्या है? अ, बौद्ध ग्रंथ है, इससे भी हमें यहाँ पर जानकारी मिल रही है। हमें मुद्रा राक्षस से भी जानकारी मिल रही है। मुद्रा राक्षस वही मुद्रा राक्षस जिसने अभी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बोला था। और हमें इंडिका से भी जानकारी मिल रही है, किसकी? मौर्यों के प्रशासन की, ठीक। लेकिन ध्यान से समझने वाली ये बात है कि इसने बोला है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिका। क्यों है? तो वो भी रीजन सुन लीजिए। हालांकि अंगुत्तर निकाय में भी हमें मौर्यों के मगध महाजनपद के बारे में पता चलता है। अशोक के अभिलेख से पूरा मौर्य के बारे में पता चल रहा है, अशोक के बारे में पता चल रहा है, और मुद्रा राक्षस से भी। लेकिन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो इंडिका है। इंडिका क्यों है? ये किसकी लिखी हुई है? मैगस्थनीज की, मैगस्थनीज। अब इसलिए ये नहीं है, इसलिए है क्योंकि मैगस्थनीज ने इसका जो नगर प्रशासन था, उस नगर प्रशासन को 7 भागों में विभक्त किया है, ठीक है। और ये बोला है कि ये इसे, इसका जो प्रशासन था वो 30 सदस्य एक संस्था के साथ में, एक संस्था के द्वारा चलाया जाता था, जिसमें मतलब 30 सदस्यीय संस्था थी, जिसमें 6 समितियां थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। और प्रत्येक में 5-5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5, ये सदस्य हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर 6 समितियां और प्रत्येक में 5 सदस्य, 6 पंजे 30 सदस्यीय संस्था के द्वारा इसके नगर का प्रशासन चलाया जाता था। तो इस तरह का ये वर्णन करता है। और इसका जो नगर विभाजित था वो थोड़ा सा मैं अलग बता गया हूँ। जो 7 जगह डिवाइडेड है, वो उसका क्या है? वो उसका समाज विभाजित है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो कौन सा है? इंडिका। किसकी लिखी हुई है? मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज कौन था? तो वो पता ही होगा कि कोई यूनानी था, उसी जो जिसको छोड़ के गया था, कौन? सिकंदर छोड़ के गया था। नाम इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, माइंड पे जोर डालो, आगे क्वेश्चन आएगा। तो उसी का कौन था? उसी का भेजा हुआ राजदूत था, जो किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। तो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक चीज और है, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आप अपने जिसमें भी कंफर्ट हो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैं इसको हिंदी में बोल रहा हूँ।
तो हमें 2 लिस्ट दी हुई हैं, हमें उनको मैच करना है। यहाँ पर ये आंसर दिख गया, आंसर को बिना देखे कोशिश करना अगर नज़र ना पड़ी हो तो, ठीक है? तो यहाँ एक बार क्वेश्चन देख लो ध्यान से, इनकी मैचिंग करनी है। तो ये बोल रहा है कि व्यापारियों का जो समूह था, उसका जो अध्यक्ष होता था, उसको क्या बोलते थे? तो यहाँ के इसके नगर के बारे में बताया गया कि व्यापारियों का जो अध्यक्ष होता था, यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, वो होता था श्रेष्ठी, सेठी या श्रेष्ठी, श्रेष्ठी, ठीक है? जो नगर था, जो नगर के व्यापारी थे, उनका जो सरदार होता था, उनका जो अध्यक्ष होता था, वो होता था क्या? श्रेष्ठी। जो शिल्पी था, उनका अध्यक्ष होता था, कहाँ गया ये, जेठक, ठीक है? ये श्रेणी भी इसको बोला गया है। श्रेणियों का संघ, श्रेणी मतलब जो शिल्पी हैं, जो अलग अलग कोई भी काम करने वाले हैं, वो सब क्या हैं? वो सब भंडारिक हैं, ठीक है? और जो कारवां का सरदार होता था, वो सार्थवाहक, सारथी होता था। सारथी मतलब ले जाने वाला। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ठीक हो जाएगा? इसका दूसरा, दूसरे का पहला, पहला, तीसरे का चौथा, और ये तो पहला वाला आंसर हो जाएगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। चलो, यहाँ पे है अशोक का पोता कौन था? अब आपके गांव वाले अशोक का पोता नहीं, यहाँ पर पूछा हुआ है सम्राट अशोक का पोता कौन था। तो पोते से संबंध यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों डाल दिया? बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा इसके बारे में जानने के लिए। कौन है? दशरथ। मैं सीधा सीधा बताऊं तो दशरथ है। अब ये क्वेश्चन क्यों डाला हुआ है? क्योंकि जो अशोक था, वो अपना एक नाम लेता था, देवान्ना प्रिय। तो जो अशोक का नाम था देवान्ना प्रिय, देवताओं का प्रिय या प्रियदर्शी, वही उपाधि इतिहास में ये 3 जनों ने ली है। एक सम्राट अशोक ने, सम्राट अशोक को फॉलो फॉलो करते हुए एक, जो श्रीलंका अभी का बोल दिया जाता है, आगे जाके क्वेश्चन आएगा तो मैं अभी बता दे रहा हूँ उसको, बताना नहीं चाहिए वैसे। तो उसका एक शासक, एक व्यक्ति है, कौन? तिस, वो होगा। और तीसरा कौन है? दशरथ। तो ये भी अपने बाबा की तरह, दादा पोते, ये एक ही चीज को फॉलो करते थे, ये इसके पद चिन्हों पर चला था। तो इससे इसका बड़ा विशेष लगाव देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो ये हो जाता है दशरथ, ठीक। ये भी क्या करेगा? ये भी गुफाएं दान में देगा, ये भी गुफाएं, इस तरीके से बहुत सारी मैचिंग मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे, कहाँ गुजारे? तो सिरवण बेल गोला। सभी को पता होगा, नहीं पता हो तो मैंने अभी बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के अपने अंतिम दिनों में क्या किया? जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, और जैन धर्म को स्वीकार करके क्या किया कि दक्षिण भारत की तरफ चल दिए। कब चल दिए? तो 12 वर्ष का अकाल पड़ा था उत्तर भारत में, मगध में। उस समय पर भद्रबाहु एक नेता होते थे, किनके? जैनियों के। वो उनको दक्षिण भारत ले जाते हैं, और दक्षिण भारत में भद्रबाहु के साथ जब ये जाते हैं, तो अपने जीवन के अंतिम दिन वहीं बिताए, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई, हुई नहीं मतलब ली, जिसको बोलते हैं संलेखना विधि, मतलब अपने जीवन का त्याग। तो संलेखना विधि से कि श्रवण बेलगोला में क्या किया इन्होंने? किया, श्रवण बेलगोला में एक पर्व बनता है, एक त्योहार बनता है, महामस्तका अभिषेक। श्रवण बेलगोला की उपाधि ये है कि ये कर्नाटक में है, और कर्नाटक में एक मूर्ति है श्रवण बेलगोला गोमतेश्वर की मूर्ति, बाहुबली की मूर्ति। तो उस कर्नाटक में श्रवण बेलगोला के बाहुबली की मूर्ति पर क्या मेला लगता है, जिसका महामस्तकाभिषेक किया जाता है हर 12 वर्ष बाद। तो उसी के लिए ये लोग वहां पे गए। अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे हुए हैं? तो अशोक के अभिलेख किस में लिखे हुए हैं? इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, जिनको हिंदी में समझ नहीं आ रहा है। इन विच स्क्रिप्ट अशोकाज इंस्क्रिप्शंस फाउंड। तो ये किस में पाए गए हैं? तो ध्यान रखना, ये 4 हैं, खरोष्टी, ब्राह्मी, ग्रीक और अरमाइक, ठीक है? खरोष्टी, ग्रीक, ब्राह्मी और अरमाइक। इसको ऐसे ध्यान रखना है। ये मान लिया इंडिया है, हल्का फुल्का देख लेते हैं। यहाँ हमें यहाँ से है, तो ये इंडिया के इधर यानी कि पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान। तो यहाँ वाले जो अभिलेख मिले हैं, सहायक होना, यहाँ पर जो अभिलेख मिले हैं, वो या तो ग्रीक मतलब यूनानी, और क्या अरमाइक, अर्मेनिया की भाषा। तो ग्रीक और अरमानी, जो अरमाइक में मिले हैं, वो ये वाला अभिलेख मिला हुआ है, ठीक है? यहाँ पर क्योंकि अभिलेख से क्वेश्चन आएंगे आगे डले हुए हैं, तो इसलिए उन अभिलेखों के नाम नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक। 2 अभिलेख यहाँ वाले मिले हुए हैं, कौन से? जो भी मिले हुए हैं, आगे क्वेश्चन डला हुआ है वो, तो इसलिए। तो फिलहाल पाकिस्तान वाले जो अभिलेख हैं, एक का नाम बता दे रहा हूँ, कौन सा? शहबाजगढ़ी, हाँ। चलो, जो भी है, क्वेश्चन आ जाएगा तो डाल लेना उसे माइंड में बिल्कुल अच्छे से।
तो यहाँ पर अरमाइक और सॉरी ये जो मिले हुए हैं वो कौन से, ये मिले हुए हैं खरोष्ठी में, खरोष्ठी, जो किससे, कैसी भाषा है, तो वो किससे उत्पन्न भाषा है, तो वो ये कल्चर है यूनानी ईरानी, इधर से इधर दाएं से बाएं लिखी जाने वाली भाषा, ठीक है। अब यहाँ के जो अभिलेख हैं वो किसमें, ब्राह्मी में। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ से जब यूनानी लोग आ रहे हैं, यहाँ से जब ईरानी लोग आ रहे हैं, तो उनका कल्चर, उनकी भाषा यहाँ पे होगी, उसका प्रभाव यहाँ पे होगा, और यहाँ पे उसका उतना प्रभाव नहीं बढ़ा होगा। तो इसका मतलब यूनानी ग्रीक खरोष्ठी वाले ये वाले अभिलेख हैं, और बाकी पूरे उत्तर, पूरे भारत में जो अभिलेख मिलेंगे कहीं भी, वो किस में मिलेंगे, ब्राह्मी में। तो 4 लिपियों में इसके अभिलेख है। दूसरी चीज एक और ध्यान रखें, ये है लिपि, स्क्रिप्ट, ठीक है। दूसरी क्या होती है, भाषा। जो भाषा है सभी की वो कैसी है, प्राकृत। इस बात को ध्यान रखना है, सभी की भाषा प्राकृत है, जबकि लिपियां 4 हैं, तो भाषा सभी की एक ही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किताब गुप्त काल के संबंध में मौर्यों के कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक के समान है। तो जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र थी, ठीक है, जिसको मैकियावेली की द प्रिंस से तुलना की जाती है, तो बिल्कुल वैसे ही कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र थी, इसके जैसी गुप्त काल में कौन सी पुस्तक बनेगी, मतलब गुप्त काल आगे आएगा तो उसमें ऐसी कौन सी पुस्तक को देखा जाएगा, तुलना की जाएगी, तो कामनदक की नीतिसार। हालांकि ये आगे चल के आ जाएगा। तो कामनदक ने एक पुस्तक लिखी है नीतिसार, जो बिल्कुल इसी की तरह है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र की तरह। तो ध्यान रखेंगे। किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की, मतलब कौन सा वो जनादेश था। आपको पता होगा कि जो अशोक के अभिलेख हैं वो 3 तरीके से वर्णित हैं, क्लास में मैंने समझाया हुआ है। एक को बोलते हैं हम शिलालेख, अभिलेख का मतलब कोई भी लिखा हुआ प्रमाण, कोई भी स्क्रिप्ट, ठीक है। एक है शिलालेख जो पत्थरों पर यानी कि शिलाओं पर लिखी जाती थी। दूसरा है कौन सा, स्तंभ लेख, जो खंभों पे पिलर्स पे लिखे जाते थे। और तीसरा है गुहा लेख, गुहा मतलब जो गुफाओं में, जब गुफाएं दान दी तो उनमें लिखे गए। ये जो शिलालेख हैं 2 तरह के हैं, ये भी 2 तरह के हैं और ये भी। तो एक को बोलते हैं वृहद, ध्यान रखना इस चीज को, मतलब बड़े, और ये हैं दूसरे छोटे, ठीक है, लघु, छोटे। वैसे ही ये वृहद और ये लघु, ठीक, मतलब दीर्घ और लघु, लंबे और छोटे। तो ये जो वृहद शिलालेख है और लघु शिलालेख है, शिलालेखों की जो संख्या है वो 14 है, ठीक है। वृहद शिलालेख की संख्या कितनी, 14 है। तो 14 का मतलब ये जो 14 शिलालेख हैं वो कितने, 7-8 स्थानों पे मिले हैं। जैसे पाकिस्तान के 2 स्थान हो गए जिनसे क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है आगे, और एक स्थान कहाँ का हो जाता है, एक स्थान, सॉरी सारे के सारे स्थान, क्योंकि क्वेश्चन डले हुए हैं मैं यहाँ पर रोक लूंगा। तो 7-8 स्थानों पे वो शिलालेख मिल रहे हैं, उनका ध्यान रखना है। जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कालकी है, कालसी है, तो वो कहाँ पर है, किससे संबंधित है, तो पता होना चाहिए। अब उसके क्वेश्चन डले हुए हैं इसलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा, फिलहाल ये समझ लें। कुछ वृहद शिलालेख थे, कुछ लघु शिलालेख, मतलब अब इन पे क्या था डिटेल में, मान लिया 7-8 स्थान से ये शिलालेख मिले, बड़े बड़े पत्थर मिले, जिन पे राजा क्या करता था, आज्ञा लिखवा देता अपनी, या फिर कुछ भी बात लिखवा देता था, ठीक। तो वो जो बड़े, जिन पर ज्यादा संख्या में लिखा हुआ है वो 14 है ना। अब इनमें से अलग अलग, जैसे पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, चौथा नंबर ये, ऐसे होते थे। तो ये 14 होते थे। तो ये पूछ रहा है कि कौन से नंबर का जो शिलालेख था उस पर ये कलिंग का युद्ध का वर्णन है, और ये है कि इसके बाद इसने इसको त्याग दिया, हिंसा को त्याग दिया। तो वो शिला राजादेश संख्या कहाँ गया, 13, ये रोमन लैंग्वेज में 13। तो शिलालेख संख्या जो 13 थी, 13, उसमें क्या किया इसने, उसमें लिखा हुआ है कि कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग के युद्ध के दौरान ऐसे ऐसे हुआ और हृदय परिवर्तित हो गया और ये सब त्याग कर दिया। तो इससे क्वेश्चन रहेंगे आगे। चलो, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विद्यालय का कौन सा था, तो तक्षशिला। जो सबसे पुराना विद्यालय है पूरे विश्व का वो कौन सा है, तक्षशिला है। भारत के संदर्भ में यदि देखेंगे तो भारत में जो विद्यालय आता है वो कौन सा आता है, अभी वर्तमान जो भारत का स्वरूप है, क्योंकि तक्षशिला कहाँ पर, पाकिस्तान में पहुंच गया। तो भारत में कौन सा आएगा, नालंदा, वर्तमान का जो पुराना विद्यालय है। पहले, सबसे पहले लिया जाने वाला कर कौन सा था, तो जो सबसे पहले लिया जाने वाला कर था वो सभी जगह पर कौन सा है, बलि या इच्छा वाला, जिसको वैदिक काल से लिया गया था और बाद तक ये चला है। धीरे धीरे यह क्या हो गया था,
अनिवार्य कर बना दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कारण मौर्यों के शुद्ध वर्ण के संबंधी रूप में व्याख्यित है? तो अब ये कौन सा होगा? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या, हालांकि आगे का डिटेल में नहीं बताना चाहिए, फिर वो क्वेश्चन आपका कर ही लोगे। अब यहाँ पता चल रहा होगा, साफ आंसर कर दिया होगा। तो पुराण, मैंने बताया था पुराणों में क्या कहा गया है, मौर्यों को शूद्र कहा गया है। ठीक है, कंट्रोल में करता हूँ लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, फ्लो फ्लो में बता देता हूँ। तो अब यह है, जैसे वह कौन सा मंत्री था जिसने उत्तराधिकारी की लड़ाई में अशोक और उसके भाइयों के विरुद्ध, अशोक की उसके भाइयों के विरुद्ध सहायता की? तो अशोक की किसने सहायता की? अशोक क्या था, आगे जाके क्वेश्चन आ जाएगा, फिर वही चीज़ है। फिलहाल यही मान लो कि अशोक की सहायता की। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की और वो तब गद्दी पे बैठा। अशोक का पिता कौन था? तो वो बिंदुसार था, जो किसका बेटा था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। तो जब ये अशोक, बिंदुसार राजा था, तो अशोक क्या था? अवंती एक राज्य होता था इनका, एक क्षेत्र होता था उसका, इसको राज्यपाल बनाया हुआ था। आगे जाके जब इसको पता चलता है बिंदुसार जा रहा है, तो क्या करा इसने? अपने भाइयों की हत्या करी और गद्दी हड़प ली। ठीक, तो ये अशोक था। तो इसकी जो सहायता की थी वो राधा गुप्त ने की थी, राधा गुप्त ने। जो पुष्यगुप्त था, इसके बारे में भी थोड़ा जान लें। पुष्यगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का के टाइम पे उसका मंत्री था। ठीक है, तो ये राज्यपाल कह सकते हैं। इसने क्या काम किया था? जो सौराष्ट्र प्रांत है वहां पर एक झील का निर्माण करवाया था, सुदर्शन झील। तो उस समय पर ये था। उपगुप्त कौन था? जिसने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। ठीक, और ये विष्णुगुप्त कौन है? तो विष्णुगुप्त कौटिल्य या चाणक्य का ही तीसरा नाम। चाणक्य, दूसरा नाम कौटिल्य और तीसरा नाम विष्णुगुप्त। तो ये है। अब कंट्रोल करते करते भी बता दिया, इससे भी क्वेश्चन है आगे, इससे भी क्वेश्चन है और इससे भी क्वेश्चन है। फिर भी देखते हैं कि आप अटेम्प्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो कौन? ये हो गया। आगे क्वेश्चन है, अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी दो हिस्सों में बढ़ गया। बाद के किस मौर्य राजा ने के शासन में ये दोनों भाग फिर से मिल जाते हैं? तो किस में मिल जाते हैं? तो ये कहाँ गया? संप्रति। संप्रति के टाइम पे क्या होता है, ये जो पश्चिमी और पूर्वी भाग बट गए थे वो आपस में इसने मिला दिए, मिलाने की कोशिश की। ये हो जाता है। इनमें से अशोक के अभिलेखों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से देख लें, पढ़ लें और फिर उसके बाद आंसर करें। चलो देख लेते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेना। इसमें लिखा हुआ है, इनमें से बहुत संख्या, सत्य बताना सही, इनमें से बहुत संख्या बौद्ध और संघ के साथ उनके संबंध को व्याख्यात करते हैं। चलो करते होंगे। सभी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। सीधा सीधा आंसर यहाँ पर दिख रहा है, अगर आपको नहीं दिखा हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो अशोक के अभिलेख हैं उनकी भाषा कौन सी है? 4 लिपियां हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। लेकिन भाषा केवल एक है, कौन सी? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा, तो यहाँ पर साफ दिख रहा है आंसर। बाकी ब्राह्मी नहीं है। ब्राह्मी सभी सभी ब्राह्मी में नहीं लिखे गए, कुछ ब्राह्मी में लिखे गए हैं भारत के, बाकी ये और भी हैं प्रमाणित। इनके साक्ष्य अनेक स्रोतों से प्रमाणित किए जा चुके हैं। ठीक, तो ये सब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर अच्छा, कौन से सत्य हैं? इसमें ऑप्शन अलग अलग डाले हुए हैं। हाँ हाँ, सही है सही है। में 2 ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं। तो सारे के सारे ब्राह्मी लिपि में नहीं है, ये तो गलत हो जाता है। पहला भी गलत हो जाता है, ये दूसरा सही था हमारा। चौथा, क्योंकि मेरी चौथे पे नजर गई और मुझे ये भी सही लगा, तब मैंने ऑप्शन देखे हैं। ऑप्शन देखने जरूरी है शुरुआत में ही, कि 1 2 3 4 ऐसे दिए हुए हैं या फिर क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन नीचे है, ये ऑप्शन नहीं है, ये कथन है। इनके साक्ष्य अनेक साहित्यिक स्रोतों से प्रमाणित किए जा चुके हैं। सही बात है, ये प्रमाणित किए जा चुके हैं। तो दूसरा और चौथा ठीक है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो किस में है? मागधी में है? नहीं है। पाली में है? नहीं है। देवनागरी में है? नहीं है। किसमें है? ब्राह्मी में। सारे के सारे नहीं, इनमें से ऑप्शन में से ब्राह्मी वाले आंसर हो जाएगा। शिलालेखों में किस राजा को देवताओं का प्रिय, देवान्ना प्रिय कहा गया है? तो किसको कहा गया है? हर्ष को कहा गया। हर्ष की तो बात ही नहीं चल रही। बिंदुसार को नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं, किसको? अशोक को। मैंने बताया 3 राजाओं को देवताओं का प्रिय कहा गया है उनके अभिलेखों में, वो तीनों को ध्यान रखना है। पहला अशोक है, उसके पद चिन्हों पर जाके आगे दूसरे होंगे। तो कर देंगे। निम्न में से कौन सा बौद्ध स्तूप मौलिक रूप से ईंट पर अशोक द्वारा बनाया गया था? ईंट पर अशोक द्वारा जो बना हुआ अभिलेख है वो सॉरी, कौन सा है स्तूप? वो सांची स्तूप है। स्तूपों का पता होगा क्या होते हैं, चैत्य क्या होते हैं, सब कुछ समझाया हुआ है मैंने। तो सांची स्तूप सबसे बड़ा स्तूप, सांची स्तूप ही है। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। ठीक है,
तो ये बना हुआ है। शिल्पी और कारीगर किस मुख्य वर्ण से आए? तो जब ये जो हमने देखा था अभी कि 7 जगह इसने बांटा हुआ है समाज को, वो 7 जगह के जो समाज है जिसमें शिल्पी है, किसान कृषक है, ठीक है, शूद्र हैं, शूद्र, तो ये जो शिल्पी वाली कैटेगरी, क्षत्रिय है, तो ये जो शिल्पी और कारीगर की कैटेगरी होती थी, ये किसकी थी? ये शूद्र वाली कैटेगरी थी, इसको ध्यान रखना है, शूद्र की कैटेगरी। चलो आगे देखते हैं। चाणक्य किस प्रसिद्ध राजा का सलाहकार था? तो सभी को पता है, चंद्रगुप्त मौर्य का, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पता ही होगा, वैसे तो नहीं पता है तो देख लेते हैं, इनमें तो हुआ ही नहीं। हालांकि इसमें ऑप्शन थोड़ा सा कठिन डालने चाहिए थे, जैसे कि 269, 273 ऐसे करके, तो थोड़ा सा देख लेंगे। 273 में अशोक राजा बनने की राह पे चला है, राजा बन लिया है, लेकिन वो जो अपना राज्याभिषेक करवाता है वो 269 में करवाता है, ध्यान से समझ लेना। 269 में राज्य अभिषेक करवाता है। इस बीच में क्या हो रहा था? लड़ाई चल रही थी घर में, वो 99 भाइयों को ये मार रहा था। उसके बाद में क्या हो रहा है? ये 261 में अपना एक युद्ध लड़ता है। कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध। कलिंग, ये राज्याभिषेक। अब इससे आगे चल के क्वेश्चन होगा कि कलिंग का युद्ध अशोक ने कितने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद लड़ा, तो वो देख लेंगे। फिलहाल इसका आंसर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। तो अमित्रघात कौन? कहाँ गया? हाँ ये रहा, बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात बोला गया है। अब बिंदुसार अमित्रघात बोला गया है, सिंहसैन इसकी उपाधि है, अमित्रघात इसकी उपाधि है। ध्यान रखना, यह अलग अलग नाम है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाशक। ठीक, इससे आगे चल के क्वेश्चन है, इसलिए अभी इसको मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ। फिलहाल हल्का सा मैंने बता दिया है। सिंहसैन भी इसकी उपाधि है जो जैन ग्रंथों में है, अमित्रघात भी इसकी उपाधि है। 2 उपाधियां और हैं जिनसे आगे चल के क्वेश्चन है, वो देख लेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र में सुदर्शन तड़ाग यानी कि सुदर्शन झील तालाब का निर्माण क्या श्रेय किसको जाता है? तो मैंने बताया ही था। कौन था? बताया था, पुष्यगुप्त था। तो पुष्यगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, ठीक, जिसने क्या करवाया था? इस झील का निर्माण करवाया था, इसका राज्यपाल था। बाकी सुविशाख तुसाप ये किसका? अच्छा इसको बता दो, किसका मंत्री होगा ये? तो ये है इसका सम्राट अशोक का। चलो आगे चलते हैं। मेगास्थनीज द्वारा डायोनिसियस व हेराक्लीज के रूप में वर्णित भारतीय देवताओं की पहचान किससे की है? तो देखो, यूनानी ये 2 देवताओं को बोलते थे कि ये 2 देवताओं का प्रचलन यहाँ पर काफी ज्यादा है। कहाँ पर? भारत में। तो जो डायोनिसियस था, डायोनिसियस देवता की पहचान शिव, और हेराक्लीज की पहचान कृष्ण से हुई है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये हेराक्लीज को बहुत पूछा जाता है तो इसको तो कम से कम याद रखेंगे रखेंगे। आगे, यह इनमें से कौन सा मौर्य अधिकारी आधुनिक जिला न्यायाधीश के समान होता था, जिलाधीश के समान होता था? जो सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था वो कौन होता था? राजा। ध्यान रखना है इस समय पर, ठीक है। बाकी जिले का जो अधिकारी है, जिलाधीश के समान कौन सा होता था? तो आंसर दिख गया, अब क्या कर सकते हैं? राजुक या राजुक, ठीक है। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो स्थानीय है वो कौन सा? स्थानीय का जो अधिकारी है वो स्थानीय है। स्थानीय क्या है? तो सबसे पहले गांव होते थे, ग्राम जिनको बोला जाता था। ये ग्राम, ये ग्राम में एक क्या होता था? ग्रामणी इसका अधिकारी, और इसकी सहायता के लिए एक होता था गोप या गोपा। ध्यान रखेंगे, इसको जो वैदिक काल है शुरुआती चीज है, वहां पर गोपा कौन है? जनस्य गोपा, वहां पर राजा को बोला जा रहा है। लेकिन मौर्य काल में जो गोपा बोला जा रहा है वो किसको बोला जा रहा है? जो ग्रामणी का, यानी कि ऐसा मान लो कि प्रधान का जो सेक्रेटरी है या फिर जो लेखपाल है, वो कौन है? वो गोपा है। इस बात को ध्यान रखना। तो गोपा तो ये हो गया। अब इसमें क्या है? इसमें श्रेणियां चलती थी, जैसे 10 गांवों को मिलाकर एक खारवाटक बना दिया, ठीक है, 100 गांवों को मिलाकर खारवाटक हो गया, 200 गांवों को मिलाकर ऐसे करके, 400 गांवों को मिलाकर ये द्रोणक हो गया,
इसको मिलाकर स्थानीय 800 गांवों को मिलाकर स्थानीय होता था, उसका अधिकार ये हो गया। समाहर्ता कौन होता था? जो राजस्व संग्रह करता था उसको समाहर्ता बोलते थे। तो इनसे क्वेश्चन है हालांकि आगे, तो इसलिए मैं अभी इतना बता के डिटेल छोड़ रहा हूँ इसको, काफ़ी है ये डिटेल भी। मेगास्थनीज कहता है भारत में दास प्रथा नहीं है। यह उक्ति किसके लिए कही गई हो, किस लिए कही गई होगी? देखो ध्यान रखना है, मौर्य काल में दास प्रथा थी या नहीं थी, इस बारे में सवाल आता है कि मौर्य काल में दास प्रथा थी या नहीं थी। तो जो चाणक्य है वो दास प्रथा बताते हैं कि मौर्य काल में दास प्रथा है, वो उस टाइम पे जब वर्णित कर रहे हैं। और मेगास्थनीज क्या बोल रहा है यहाँ पर? दास प्रथा नहीं है, ठीक है। मतलब मेगास्थनीज ने दास प्रथा का कहीं जिक्र नहीं किया। तो ध्यान रखना, चाणक्य कहते हैं, मेगास्थनीज मना करता, मतलब मेगास्थनीज नहीं कहता है। तो जब भारत में दास प्रथा नहीं है, उसने ऐसा बोला, मना कर रहा है वो, दास प्रथा नहीं है, तो ये किस लिए बोला? जबकि चाणक्य का जो ग्रंथ है कौन, अर्थशास्त्र, वो प्रमाणित है और उसमें चाणक्य साफ साफ लिख रहे हैं कि इतने प्रकार के दास, शायद क्वेश्चन है कितने प्रकार के, तो उससे लिखा हुआ है 2 तरह के दास होते थे। थोड़ा सा बता देता हूँ, क्वेश्चन है या नहीं है। चलो क्वेश्चन डला हुआ है छोड़ देते हैं, फिर आगे बड़ा हो जाएगा। तो फिलहाल दास प्रथा नहीं है और वो बोल रहे हैं दास प्रथा है। तो ये किस वजह से? भारत में दास प्रथा का अभाव था ऐसा नहीं है, क्योंकि चाणक्य ने बोला है तो है। यहाँ पर भारत में दास प्रथा उस पराकाष्ठा पर नहीं थी जैसा कि ग्रीस में देखा गया, तो ये हो भी सकता नहीं भी। वह केवल राजा और संभ्रांत लोगों के साथ राजधानी में घूमता था, नहीं, सभी जगह घूमता था वो, ऐसा नहीं था। उसने यह जनश्रुति के आधार पर लिखा था, जनश्रुति में कहीं उसको कंफ्यूज हो गया होगा, ऐसा भी नहीं था। देखो भारत में जो दास प्रथा थी जिसका चाणक्य वर्णन करते हैं, वो है तो जरूर, लेकिन वो उस तरह की पराकाष्ठा पर नहीं थी, मतलब उस तरह की उस लेवल पर नहीं थी जैसा कि उस समय पे ग्रीस में थी। मतलब ग्रीस में, क्योंकि ये तो ग्रीस वाला था ना, यूनानी था, तो जैसा इसके टाइम पे ग्रीस में होता था, जैसी दास प्रथा इसने ग्रीस में देखी थी, वैसी भारत में नहीं थी। इसलिए ये बोलता है कि भारत में तो दास प्रथा ही नहीं है। तो इस ये आगे, अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में है, क्योंकि यह है कैसी भाषा है? राज्य की भाषा होती तो नहीं, राज्य की नहीं है। कैसी है ये? अधिकांश लोगों द्वारा समझे जानी भाषा वाली भाषा है। तो अधिकांश लोग इसको समझ लेते थे, इसलिए इन्होंने जन सामान्य के लिए ये प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए या शिलालेख। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के। उसीम इनका भाई था, दशरथ इनका पोता था, चंद्रगुप्त मौर्य इनके दादा थे। सबका रिश्ता बता दिया है मैंने। चाणक्य एक अन्य नाम भी मिलता है, तो कौन सा है? आंसर पहली बता चुका हूं मैं, कौन सा? विष्णुगुप्त। श्रवण बेलगोला है, ये इसका आंसर भी पहले बता चुका हूं, कर्नाटक। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो वृद्धरथ था। वृद्धरथ अंतिम सम्राट था। इसके टाइम पे ये मौर्य वंश थोड़ा सा डगमगा गया, और इसी का सेनापति एक शुंग वंश की स्थापना करेगा, जो को पुष्यमित्र शुंग, जो क्या है, ब्राह्मण है। तो वो पूरी कहानी है। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने, यहाँ भी बताने की जरूरत नहीं है। बिंबिसार किस राज्य के राजा थे? तो किस राज्य के राजा हैं? तो ये मौर्य वंश के नहीं है। ठीक है, बस इस क्वेश्चन को डालने का श्रेय यहीं पे था, यही था उद्देश्य। क्योंकि हम अभी तक जो पढ़ रहे हैं वो किसको? मौर्य काल को पढ़ रहे हैं, और मौर्य काल के बिंदुसार को पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। लेकिन कई लोग डिफरेंस ध्यान नहीं रखते, ये बिंदुसार है जो मौर्य वाला है, और ये बिंबिसार है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, बिंबिसार। तो बिंबिसार कौन है? तो बिंबिसार है हर्यक वंश का संस्थापक। हर्यक वंश कौन सा है? मगध के जो शुरुआती वंश था, हर्यक वंश, तो उसका राजा है बिंबिसार। ध्यान रखना है, हर्यक वंश। ये कन्फ्यूजन की वजह से गड़बड़ हो जाती है। इच्छा सर्वाधिक थी, तो तक्षशिला वो हमने कर लिया पहले। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आंसर दिख ही गया, फिर भी पढ़ना जरूरी है। सत्य नहीं है पूछा है यहाँ पर। अशोक के औपचारिक राज्यारोहण में विलंब हुआ? हाँ हुआ, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। 273 में राजा बन गया था, लेकिन राज्यारोहण कब हुआ? राज्याभिषेक हुआ था उसका 269, 269 में। पांचवा शिलालेख से अशोक के भाइयों के अंतःपुर की जानकारी मिलती है। हाँ ये भी मिल रही है। बताया 14 शिलालेख हैं, उनमें से इसमें मिल रही है। अशोक बिंदुसार के समय तक्षशिला और उज्जैन का वायसराय था, बता दिया है मैंने।
उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक बिंदुसार का छोटा भाई था। बिंदुसार का छोटा भाई कैसे? इतनी देर से तो बात चल रही है। बिंदुसार का क्या है ये? पुत्र। तो ये अशोक बिंदुसार का क्या है? पुत्र। तो ये गलत हो जाता है, सत्य नहीं है, बाकी सत्य है। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? कलिंग युद्ध तो 261 ईस्वी पूर्व में। तो ये भी हमने कर लिया है पहली। अशोक ने कहा नहीं कहाँ, चोल पांड्या केरल पुत्र और सात्य पुत्रों का अपने पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है। तो ये उल्लेख कहाँ मिलता है? तो देखो, अपने पड़ोसी राज्य और ये दक्षिण भारत वाले राज्य, इसका वर्णन शिलालेख संख्या 2 में मुख्य रूप से और उसके साथ साथ 13 में मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना है, जो शिलालेख है उनमें अलग अलग वर्णन मिल रहा है। तो 13 में क्या मिल रहा है? कलिंग युद्ध का वर्णन मिल रहा है, इसका हृदय परिवर्तन का वर्णन मिल रहा है, और साथ के क्या, अपने पड़ोसी राज्यों का वर्णन मिल रहा है। तो ये शिलालेख संख्या 2 और 13। दोनों को मिलान करना है। श्रेष्ठी ये हो गया है शायद, नहीं हुआ है। उसमें दूसरे तरीके से इसमें पूगा और डाल दिया है, पूगा। तो ये पूगा कौन है? कहाँ गया? अलग अलग व्यापार, यहाँ पर पूगा कौन होते थे? अलग अलग व्यापार में रुचि रखने वाले, कि ये व्यापार, उनको पूगा बोलते थे। सार्थवाहक के लिए बता दिया है मैंने, कहाँ पर लिखा हुआ है, जो काफिले का नेतृत्व करता था। श्रेष्ठी, श्रेष्ठी कौन होते थे? सभी व्यापारी संगठनों का, संस्थाओं का, व्यावसायिक संस्थाओं का सामान्य संघ नहीं। श्रेष्ठी कौन थे? अभी गलत हो जाता। तो चलो शुरू से देख लेते हैं। पुगा अलग अलग सार्थवाहक व्यापारियों के काफिले का नेतृत्व करने वाला। उसके बाद में यहाँ पर श्रेष्ठी कौन है? जो निगम है उनके प्रधान। निगम का मतलब जो यहाँ पर सरकारी, ऐसे कह सकते हैं, जो व्यापार मंडल होता था उसका जो प्रधान होता था, मुखिया होता था, अध्यक्ष होता था, उसको श्रेष्ठी बोलते थे। और श्रेणी क्या होती थी ये मैंने बताई थी, जो अलग अलग व्यापारी संगठन है, जो शिल्पी वगैरह है, उनका एक खास पैटर्न, उनको क्या बोलते थे उन संगठनों को? तो श्रेणी। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? पहले का डी सही है, दूसरे का सी, ठीक है, डी सी, ये पहला वाला ही हो जाता आंसर। अशोक, इनका सरनेम बताना है, मतलब क्या उपाधि? तो अशोक कौन था? विक्रमादित्य नहीं, देवान्ना प्रिय। इतनी देर से बात चल रही है, अशोक देवान्ना प्रिय। चंद्रगुप्त कौन था? विक्रमादित्य था, एक दूसरा वाला चंद्रगुप्त। बिंदुसार कौन था? कौन सा था? अमित्रोचेडस। ये अमित्रोचेदस जो उपाधि है, इसको यूनानियों ने दिया हुआ है, और इसी का हिंदी वर्जन है अमित्र घात, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। इसलिए मैं बोल रहा था अभी और भी आने वाला है इसके बारे में। चंद्र अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय भी है यहाँ पे। मैंने ये सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं देखा था, इसलिए चंद्रगुप्त को मैंने विक्रमादित्य लगा दिया। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो कौन है? विक्रमादित्य है। और जो चंद्रगुप्त है वो कौन है? सेंड्रोकोट्स। सेंड्रोकोट्स। अब ये सेंड्रोकोट्स का मतलब है, शायद क्वेश्चन डला हुआ होना चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ, एक बार ध्यान रखना आपको। सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स, कोट्स, ये दो उपाधि हैं जो किसकी हैं? जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। और ये जो पहचान की गई है सेंड्रोकोट्स एंड्रोकोट्स, जो हमें इतिहास की किताबों में देखने को मिलता है, ये पहचान के लिए है विलियम जोन्स ने। ठीक है, सेंड्रोकोट्स एंड्रोकोट्स किसने बोला इसको, चंद्रगुप्त मौर्य को? तो ये बोला यूनानियों ने। यूनानियों ने बोला, पहचान विलियम जोन्स ने की बाद में जाके। और यूनानियों ने जब सेंट्रोकोट्स एंड्रोकोट्स बोला, तो ध्यान रखना कि एरियन और प्लूटार्क, एरियन और प्लूटार्क, दो नाम बता रहा हूं मैं, दो इतिहासकार, उन्होंने इस एंड्रोकोट्स बोला है, और बाकी सेंड्रोकोट्स बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक, ये हो जाता है। आगे है कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? अब देखो ये आ गया वो क्वेश्चन, मैंने बोला था नाम भी शायद मैंने ले लिया था। तो नाम ले लिया था तो पता ही चल रहा है कौन सा है, सहबाजगढ़ी है। गिरनार कहाँ पर है? तो गिरनार है कहाँ? गिर की पहाड़ियाँ, गुजरात। कालसी मैंने ना शायद नाम ले लिया था, तो कालसी कहाँ पर है? देहरादून, उत्तराखंड।
और मेरठ कहाँ पर है? तो मेरठ का पता ही है, मेरठ में। तो जो अभिलेख है, तो देखो ये मेरठ वाला उत्तर प्रदेश में है, ये तो खरोष्टी में नहीं हो सकता, किस में होगा? ब्राह्मी में होगा। उत्तराखंड वाला भी ब्राह्मी में होगा और गुजरात वाला भी ब्राह्मी में होगा। शहबाजगढ़ी कहाँ पर है? शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में है। शहबाजगढ़ी और इसके साथ में एक दूसरा और है, मानसेहरा, तो ये भी कहाँ पर? पाकिस्तान में है। तो ये दोनों अभिलेख किस में मिले हैं? खरोष्टी में। ठीक है, दोनों को याद रखना है, हो सकता है क्वेश्चन आगे भी हो ऐसा। किस सिलोन शासक के स्वयं को अशोक के पद चिन्हों का, ये आ गया। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इनमें से नाम ढूंढो, कौन सा नाम लिया था मैंने? मैंने नाम लिया था तस्तिस से। जो सिलोन का राजा था, सिलोन शासक था, सिलोन मतलब श्रीलंका, श्रीलंका का पूरा नाम सिलोन है। तो उसका जो राजा है तिस्से, उसने क्या काम किया था? ये अशोक के पद चिन्हों पर क्या नाम रखा अपना? प्रियदस्सी, देवताओं का प्रिय, वो यही है। और तीसरा किसने रखा था? वो बता दिया है। किसने और कब पहली बार शिलालेखों को का अर्थ स्पष्ट किया? तो ये कौन है? जेम्स प्रिंसेप। 1837, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, जेम्स प्रिंसेप। ये पहली बार क्या किया? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का और उनका अर्थ बताने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को। आगे कौन सा सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया? बिंदुसार के दरबार में आया, बहुत सारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। किसका भेजा हुआ था? एंटियोकस का था। तो ये कौन है? मेगास्थनीज हो गया? नहीं है, मेगास्थनीज किसका था? सेल्यूकस। ठीक है, ये एंटियोकस का कौन सा है? डाइमेकस। एंटियोकस डाइमेकस, डाइमेकस। ठीक है, ये दरबार में है। एंटियोकस का क्या है? बिंदुसार ने, ये कहानी भी बता देता हूँ, आगे क्वेश्चन रहेगा इससे, शायद रहेगा, या फिर वैसे भी याद रखना है। जो एंटियोकस है, बिंदुसार ने इससे निवेदन किया और तीन चीजों की डिमांड की। तीन चीजों की डिमांड की। एक तो अंजीर, ठीक है, मीठी अंजीर, क्योंकि ये कहाँ का राजा है? सीरिया का है, तो वहां पर अंजीर होती है, तो अंजीर दी जाए। एक दार्शनिक की डिमांड की। तो इसने, एंटियोकस ने क्या किया था? दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था कि भाई मैं दार्शनिक नहीं भेज सकता हूँ। दार्शनिक किस लिए नहीं भेज सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पर, हमारे यहाँ पर दार्शनिकों को बेचना, मतलब विक्रय करना नहीं पॉसिबल है। वो हमारे राज्य के नियमों के विरुद्ध है। तो इसने क्या किया था? इसने राजदूत को भेज दिया था, किसको? डाइमेकस को। तो तीन चीज कौन सी थी मैंने बता दिया, शायद तीनों के नाम बता दिए हैं। एक तो कौन सा? अंजीर, एक मदिरा, ठीक, और एक ये कौन? दार्शनिक। तो दार्शनिक नहीं भेजा इसने, कौन भेजा? राजदूत भेजा, डाइमेकस। इसी के दरबार में एक और राजदूत आया था, उसका नाम भी फिलाडाल्कस का, मिस्र का एक राजा था, उसने भेजा था एक राजदूत को। वो राजदूत कौन सा था? उससे आगे क्वेश्चन डलेगा नहीं डलेगा, मतलब डला हुआ है, अगर नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल एंटियोकस ध्यान रखना है, बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस ने डाइमेकस, कस कस, क्योंकि वो भी आएगा फिलाडेल्फस, तो वो भी ऐसा ही नाम है। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया? तो बताया ही था मैंने, किसके? उपगुप्त के। उपगुप्त ने इसको, इसकी दीक्षा दी। कौन सा कथन मेगास्थनीज के इंडिका के बारे में असत्य है, गलत बताता है, मतलब गलत है? तो यह अपने मौलिक रूप में उपलब्ध है, मूल रूप में नहीं है। देखते हैं चलो। यह मौर्य काल के शहर और सेना प्रशासन के बारे में एक विस्तृत लेखा जोखा है, बिल्कुल सही बात है। ये प्रशासन के बारे में, और यहाँ पर किसके बारे में? यहाँ पर असत्य पूछा है, मैं वही सोच रहा हूँ कि ऑप्शन में गड़बड़ हो रही है। तो यह अपने मौलिक रूप में है, मौलिक रूप में नहीं है, पहला तो ये असत्य हो जाता है। दूसरा सही है, प्रशासन के बारे में बताया है, शहर नगर प्रशासन के बारे में बताया, वही कि इतनी ऐसे ऐसे था, ये 30 सदस्यीय संस्था थी, ये सब बताया। इसने मौर्य समाज को 7 श्रेणियों में बांटा है, ये सही बात है। तो मौर्य वो 7 श्रेणियों में बटी हुई हैं। और यह भारत में मौर्य काल में गुलामी और, नहीं, गुलामी का साक्षी नहीं था, बल्कि इसने क्या कहा था? गुलामी नहीं है, दास यहाँ पर नहीं है, इसने तो ये बोला था। तो ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है। दूसरा और तीसरा सही है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला और चौथा, हाँ ये वाला, पहला और चौथा। ये मैंने बता दिया ऑलरेडी। 7 श्रेणियों में नगर विभाजित था,
बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पर। वो क्वेश्चन शायद डला नहीं है, मेरे माइंड में जो आ रहा है वो एक क्वेश्चन छूट गया है यहाँ पर, वो डलना बहुत ज़्यादा जरूरी था। वो क्वेश्चन मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ। राज्य का सप्तांग सिद्धांत किसने दिया? थोड़ी देर सोच के बताओ आंसर, ठीक है, कमेंट में बता देना। अब इसका आंसर भी साथ के साथ सुन लो। राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया कौटिल्य ने, यानी कि चाणक्य ने, यानी कि विष्णुगुप्त ने। ध्यान रखना इस बात को। सप्तांग सिद्धांत का मतलब ये है कि राज्य के कौन से अंग हैं, जैसे कि राज्य में राजा होना चाहिए जो सर्वोपरि है। राज्य की अलग अलग शरीर के अंगों से तुलना करते हुए मित्र होता है राज्य में, गुप्तचर होते हैं, इस तरीके से 7 अलग अलग अंग बताए राज्य के। वो अंग है, उसको बोलते हैं सप्तांग सिद्धांत। किसने? चाणक्य ने। राज्य को, इस समय के प्रशासन को जो 7 श्रेणियों में बांटा है, वो 7 श्रेणियां हैं, 7 वर्ग हैं कि किस तरीके से नगर विभाजित। जैसे अभी 4 वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसने जो बांटा वो 7 श्रेणियों में बांटा, तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। तो ये सही बात है, ये भी सही है और ये गलत है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए बोलता हूँ कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और जो डिफरेंस है जीएस में कि ये 7 श्रेणी बोल रहा है या 7 अंग बोल रहा है, वो भी क्लियर हो। ऐसी ऐसी चीजें क्लियर होना चाहिए। बिंदुसार है, बिंबिसार है, ठीक है, डाइमेकस है, या फिर फिलाडाल्पस है। अलग अलग तरीके से सब चीज़ों का पता होना चाहिए। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार के लिए किस नाम का प्रयोग किया? तो मैंने बता दिया। सेंड्रोकोट्स एंड्रोकोटस किसके लिए था? चंद्रगुप्त के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। अमित्रोचेडस यानी कि अमित्र घात किसके लिए है? सिंगसेन यानी कि बिंदुसार के लिए। अर्थशास्त्र के बारे में कौन सा वाक्य सच है? तो कौन सा सच है देख लेते हैं। यह एक मौर्यकालीन राजनीतिक अर्थव्यवस्था समाज पर एक निबंध है। मुख्य रूप से राजनीति पर है, लेकिन अर्थशास्त्र और शासन भी बताया हुआ है, तो सही बात है। इसकी तिथि और लेखन बिना किसी विवाद के पूर्णतः प्रतिष्ठित सत्य है। बिल्कुल सच माना गया है, इसको प्रमाणित कर लिया गया है। दुर्भाग्य से इसका प्रमाणिकता का कोई साक्ष्य अन्य माध्यम नहीं है। गलत बात है, इसको प्रमाणित किया गया है। तो पहला और दूसरा ठीक है, तो दूसरा यही वाला। चलो। हम्म अशोक के कलिंग के युद्ध के विषय में किसमें जानकारी मिलती है? तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। किसमें? अच्छा, हाँ, शिलालेख संख्या 13। ऑप्शन देखो कैसे घुमा के दिए हैं। इस बार सारे के सारे शिलालेख नहीं दिए, लेकिन एक दे दिया, शिलालेख संख्या 13। कालसी क्या है इसका? वो है कालसी। मैंने बताया था इसका एक शिलालेख वाली जगह है जहाँ से शिलालेख मिले हैं, वृद्ध शिलालेख। कालसी भी वृद्ध शिलालेख मिले हुए, गिरनार भी वृद्ध शिलालेख मिले हुए, दोहली भी वृद्ध शिलालेख मिले हुए, बड़े शिलालेख। और चौगढ़ भी वृद्ध शिलालेख मिले हैं, सहवाजगढ़ी भी वृद्ध शिलालेख मिले हैं, मानसेहरा भी वृद्ध शिलालेख मिले हैं। ठीक है, तो ये जो 7 स्थान हैं वहां से वृद्ध शिलालेख मिले हुए हैं। ठीक, तो उन शिलालेखों में जो 13वीं संख्या है वो क्या है? कलिंग युद्ध को बताती है। निम्न में से किस आधुनिक राज्य में अशोक के अभिलेख उपलब्ध नहीं है? अरे ये इसका आंसर दिख गया। तमिलनाडु में नहीं है, देखो कर्नाटक में भी है। अभी जो धोली आया था वो कर्नाटक में था। आंध्र प्रदेश में भी है, उड़ीसा में भी है। ठीक है, उड़ीसा में जो कलिंग से संबंधित है वो है। ठीक, धोली जोगढ़ हो गए। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा अभिलेख बौद्ध धर्म के नियमों को प्रकट करता है? तो बौद्ध धर्म के जो नियम है वो कौन से नियम है? बौद्ध धर्म के नियमों का पता होगा। बौद्ध धर्म के नियमों का मतलब है हम त्रिरत्न, बौद्ध के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। तो उनके जो नियम हैं वो कहाँ पर लिखे हुए हैं? तो वो भाब्रू अभिलेख में। भब्रू या भाब्रू, ये कहाँ पर है? इसका ध्यान रखना है, राजस्थान। राजस्थान। लैंग्वेज कैसी होगी इसकी? प्राकृत होगी। ठीक है, और लिपि कौन सी होगी इसकी? ब्राह्मी होगी। तो ध्यान रखें। अभी अभी मैंने शायद एक वर्ड गलत बोल दिया जो मेरे माइंड में क्लिक हो रहा है बार बार, उसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। यहाँ पर अभी मैंने देखा क्या कर्नाटक हो गया, इस उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। इनमें से उड़ीसा में जो मैंने अभी बताया था कौन सा? एक धौली और दूसरा जोगढ़। दोनों कहाँ पर हैं? उड़ीसा में। मैंने शायद धौली को कर्नाटक बोल दिया था, कर्नाटक में नहीं है, कर्नाटक में मौस्की है। तो उसको कभी बाद में कमेंट करो कि ये गलत बोल दिया आपने।
कई बार गलत निकल जाता है वर्ड, बाद में माइंड में चलता रहता है कि हाँ सही बोला है गलत बोला है। ऐसे मानो कि वर्डिंग के पीछे पीछे माइंड चलता है, क्या सही बोला क्या गलत बोला, क्या करना है क्या नहीं। और कई बार बाद में याद आता है कि क्लास में अरे ये वर्ड गलत भूल गया। अपने धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने सेवाएं ली। किसकी सेवाएं ली? तो अशोक ने रज्जुक की भी सेवा ली थी, प्रादेशिक की भी और युक्त की भी, ठीक है। और ये सभी, इसका आंसर हो जाता है ये सभी। अब ये हैं क्या? तो अशोक के शिलालेख संख्या 3 में, हालांकि इससे क्वेश्चन भी हो सकता है, बताना नहीं चाहिए, चलो मैं बता देता हूँ। आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपका काम है। शिलालेख संख्या 3 में ये 3 चीजें हैं। सबसे पहले नंबर पर ये है प्रादेशिक, दूसरे पर रज्जुक है और तीसरे पर युक्त है, ठीक है। तो जो इसका क्षेत्र है वो युक्त में बटा होता था। युक्त से बड़े होते थे रज्जुक और राजुक, और राजुक से बड़े होते थे प्रादेशिक। तो इनके जो अधिकारी थे वो युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक कहलाते थे। मतलब प्रदेश, प्रादेशिक, राज्य, राजुक, इस तरीके से। तो उन्होंने सब, इसने क्या करा, सबको धम्म के प्रचार पे लगा दिया। और उसी के तहत अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। तो अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग भेज दिए। वह कौन सा मौर्य शासक था जो भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत गया था? तो चंद्रगुप्त था। ये हमने पहली देख लिया, पहली कर लिया इसको। निम्न में से उनके बढ़ते कालानुसार बताना है। 1 मिनट रुकिएगा, क्लास बीच में रुक जाएगी नहीं तो। तब तक ये क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए, क्वेश्चन था निम्नलिखित में से, निम्नलिखित को उनके बढ़ते कालानुसार व्यवस्थित कीजिए, मतलब उनके टाइम के अकॉर्डिंग। तो टाइम के अकॉर्डिंग देखना है तो भारत में क्या हुआ था? भारत में लोहे का प्रयोग बहुत पहले हो गया था। कब हो गया था? 1000 ईस्वी पूर्व में, 1000 BCE में। ठीक, ये पता ही होगा सबको। वैदिक काल के, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच में ये शुरू हो गया था, ठीक है, लोहे का प्रयोग। आगे है अशोक की कलिंग पर विजय। अशोक के टाइम में होगी, तो ये तो बाद वाली चीज है, ठीक है। अशोक का टाइम कब था? शासनकाल पता होगा। जब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक। उसके टाइम को मैंने बता दिया है कि 269 में उसका राज्याभिषेक हुआ था। और 261 ईस्वी पूर्व में, ये सब क्या चल रहा है? ये सब ईस्वी पूर्व ही चल रहा है, BC में ये राजा बना। उसके बाद हर्षवर्धन की पंचवर्षीय सभा, प्रयाग में वो 5 वर्षों बाद एक मेला लगाता था, जिसमें क्या करता था हर्षवर्धन, आगे चल के आएगा। कब का है ये? 6ठी शताब्दी में का, 6 AD का, ईसवी का, इसके 600 700 800 साल बाद का, ठीक है। हर्षवर्धन उसमें दान दिया करता था। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई? तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त संवत 319 के आसपास की बात है, ईसवी की बात है, AD की बात है। तो ये भी जीरो से बाद वाली बात है, ये जीरो से पहली वाली बात है। तो सबसे पहले ये हो जाता है पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पे ये आता है, और चौथे नंबर पे हर्षवर्धन आता है। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, 4 3, ये C हो जाता है। अर्थशास्त्र के बारे में कौन सा वाक्य सच है? यह एक मौर्य राजनीतिक ये हो गया है, ये क्वेश्चन हो गया। किलाधीश के समान आंका जाता था राजुक, ये भी हो गया। ये क्वेश्चन डबल कैसे हो गए? किलोन शासक तिस्से, डबल। वो क्वेश्चन डबल डल गए, 2 3 हो गए डबल। मौर्य साम्राज्य में समाहर्ता उसे कहते थे जो, कौन था? ये मैंने बता दिया है कि समाहर्ता किसको बोलते थे।
तो समाहर्ता होता था, ध्यान रखना इसको, ये कोषाध्यक्ष अलग है जो कोष का अध्यक्ष होगा, और राजस्वों का प्रभारी जो भी टैक्स होंगे, वो जो टैक्स राजस्व होंगे, तो वॉज द चार्ज ऑफ ऑल रिवेन्यूज, जो भी राजस्व होगा, सॉरी, जो भी राजस्व होगा, रिवेन्यूज होंगे, उसका जो अधिकारी है वो कौन है? वो है समाहर्ता। ठीक है। और कोषाध्यक्ष कौन है? सन्नी, सन्नी आया था, सन्नीहर्ता। आगे है, अशोक के शिलालेखों को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया? जेम्स प्रिंसिप के द्वारा। सूची एक का दूसरे से मिलान करना है। कौशाम्बी, कौशाम्बी में क्या है? इसके अभिलेखों से संबंधित है, तो कौशाम्बी में क्या है वो देख लेते हैं। कौशाम्बी मतलब कहाँ पर है, क्षेत्र बोले गए हैं। तो कौशाम्बी बेतिया, दतिया, रायचूर, राजनी का, अच्छा यहाँ पर इसका स्थान नहीं दिया, ये दे दिया ये है क्या। तो कौशाम्बी रानी का अभिलेख बोला जाता है, और ये रानी का अभिलेख कौशाम्बी से इलाहाबाद बाद में जाकर किसी मुस्लिम शासक के द्वारा वहां पर पहुंचा दिया जाएगा। तो कौशाम्बी। रामपुरवा अभिलेख, तो रामपुरवा कहाँ पर है? तो रामपुरवा बेतिया, बिहार में पड़ता है, क्षेत्र का नाम याद रखना है। मॉस्की कहाँ पर? कर्नाटक में, मॉस्की कर्नाटक, और गुजरा कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। इनमें से दो अभिलेख ऐसे हैं, मॉस्की और गुजरा, जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। चार अभिलेख ऐसे हैं टोटल, वैसे क्वेश्चन आएगा शायद, नहीं तो मैं बता ही देता हूँ। चार अभिलेख कौन से? एक मॉस्की है, गुजरा है, नेटूर है, और उडैगोलम है। इनमें से तीन तो कर्नाटक से मिलते हैं, और एक किससे मिलता है? एक मिलता है मध्य प्रदेश से। तो जो गुजरा है वो मध्य प्रदेश का है, बाकी मॉस्की, नेटूर और उडैगोलम, मॉस्की, नेटूर और उडैगोलम, ये कर्नाटक से हैं, जिनमें इसका नाम क्या मिल रहा है? अशोक मिल रहा है। चलो आगे देख लेते हैं। कालसी प्रसिद्ध है किसकी वजह से? बौद्ध चैत्यों के लिए, फारसी सिक्कों के कारण, गुप्तकालीन मंदिरों नहीं, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। कास्की कहाँ पर? देहरादून, उत्तराखंड। किसके लिए है? अशोक के शिलालेखों की वजह से। और कैसे शिलालेख है यहाँ पर? वृद्ध या लघु बताए थे? वृद्ध शिलालेख कालसी में मिलते हैं, धौली और जोगड़ में मिलते हैं। ठीक है। सहबाजगढ़ी और कहाँ पर मिलते हैं? सहबाजगढ़ी और मानसेरा मिलते हैं। इरईगुडी में मिलते हैं। तो ये स्थान आपको याद रखने हैं। और गिरनार में मिलते हैं, मैंने बताई थी 7 जगह, तो वो सारी की सारी याद रखनी है। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है, कहाँ पर? तो ये कहाँ पर? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या था? सप्तांग सिद्धांत, 7 अंग। किसके अंग? राज्य के अंग, ना कि उसके समाज के अंग। ठीक। समाज किस में था? मेगस्थनीज की इंडिका में, 7 वर्णों में विभाजित। अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? अशोक क्या था, जब इसने धर्म यात्राएं अपनी शुरू की, धर्म यात्राओं का वर्णन ये करता है अपने शिलालेख, व्रत शिलालेख 8वें में, और आगे जाके 11वें में धम्म के नीतियों के लिए बोलता है, धम्म की विजय करवाता है ये आगे चल के। तो उसी के तहत क्या कर रहा है ये? अपना धम्म की यात्राओं पे निकलता है। अपने जो भी राजयुक्त थे, प्रादेशिक थे, युक्त थे, उन्हें धम्म के लिए प्रचार प्रसार के लिए भेजते था। अपनी पुत्र को प्रचार के लिए बोलते थे। ये बोलता है कि सब बस धम्म है। धम्म का अर्थ क्या है? धर्म। और वो सभी धर्मों का समावेश। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल बुद्ध के लिए। अच्छे तरीके से बुद्ध को मानो, बाकी जो जिसको मान रहा है वो केवल धर्म के रास्ते पर चलो, जो जिसको मान रहा है। तो उसके प्रचार प्रसार के लिए क्या किया था इसने? ये अब खुद भी यात्राओं पर निकल रहा है। तो 20वें वर्ष में ये कहाँ पे पहुंच रहा है अपने राज्याभिषेक के बाद में? ये पहुंच रहा है बुद्ध के जन्म स्थान। बुद्ध जहाँ जहाँ बुद्ध का संबंध था उन जगहों पर घूमता है। तो बुद्ध के जब जन्म स्थान पर पहुंचता है, कहाँ पर? लुम्बिनी में। तो वहां पर क्या करता है ये? वहां पर लुम्बिनी के स्तंभलेख में, फिलहाल इसका आंसर है। तो लुम्बिनी में वहाँ की जनता इससे बोलती है कि हमारे लिए कुछ रियायत दो। तो बुद्ध के लिए, ये बुद्ध का क्योंकि वहाँ पर जन्म हुआ है, तो उसके लिए रुम्बनदेही का भी लेख है वहाँ पर, उस जगह पर है। रुम्बनदेही उनके गांव का नाम है। तो रुम्बनदेही, लुम्बिनी, नेपाल में ये क्या करता है? वहाँ की जनता के लिए ये टैक्स को क्या करता है? भू राजस्व को कम कर देता है, और उसको 1/8 कर देता है, जो सामान्य तौर पर कितना है? 1/6। तो ये ध्यान रखना है। आगे है, ये हो गया।
आगे, बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? तो बिंदुसार के दरबार में कौन था? मैकियावेली, वो तो अलग चीज है। मैगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। एंटियोकस प्रथम या डाइमेकस? तो डाइमेकस इसके दरबार में आया था। हाँ, सी आंसर हो गया। अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी देवान्य प्रिय था? कौन सा अधिकारी, मैंने बताया 3 लोग, तो उनमें से कौन सा था? इसका पोता दशरथ। कुणाल पुत्र है। संप्रति विभाजन को फिर से मिला रहा है, ऐसे ऐसे ध्यान रखना है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो वो कौन सा था? चंद्रगुप्त। तो सभी को पता है। कहाँ चला गया था वो? दक्षिण भारत। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी उस समय नाम क्या था इसकी राजधानी का? तो इसकी राजधानी का नाम क्या था? तक्षशिला। ये तो कहाँ थी? पाकिस्तान में। बुद्ध गया, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी कौन सी रही है? पहली राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी? राजगिर है। कुछ समय के लिए वैशाली भी बनी, थोड़े से टाइम के लिए, और फिर पाटलिपुत्र पुत्र इसकी परमानेंट राजधानी होगी। इसको जो यूनानी थे वो पालीथोब्रा बोलते थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको पाटलिपुत्र इसकी राजधानी है। एक है तोसली, इसको भी ध्यान रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं डला है। इसको पहली किसमें, महाजनपद काल में मैंने क्वेश्चन डाल दिया है तो यहाँ पर छोड़ दिया है। तोसली किसकी राजधानी है? तो कलिंग की राजधानी, जिसका इसने विजय की थी। तो कलिंग की उत्तरी राजधानी तोसली है, ध्यान रखना। तो कलिंग की तोसली है, लेकिन पूरे साम्राज्य की राजधानी है वो पाटलिपुत्र है। डिफरेंस याद रखना किस तरीके से। तो ये हमारे 65 क्वेश्चन हो गए, जिनमें से 2-3 क्वेश्चन क्या थे, डुप्लीकेट हो गए थे, डबल हो गए थे। तो फिलहाल इनमें से आपके कितने ठीक हैं वो देख लेना, और क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से थोड़ा सा यहाँ पर ठीक ग्रोथ होती है। और अच्छी लगी हो तो बाकी तक भी ज़रूर पहुँचाइएगा, सभी को ये क्लासेस मिलनी चाहिए। और क्लास नहीं देखी है अभी तक तो कॉन्सेप्चुअल क्लास जो डिटेल में है वो सारी क्लास देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी, एंशिएंट हिस्ट्री की, डीप कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट जो कंप्लीट हो चुकी हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी हो गई है 33 क्लास में, वर्ल्ड मैप पूरा हो गया है। आप उनके कॉन्सेप्ट को समझिए, अगर कहीं कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए। बाकी ये हमारी सीरीज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, अभी हम मध्यकालीन इतिहास को भी ले रहे हैं, उसकी प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं क्लासेज में, साथ बने रहिएगा, सबको जोड़ते रहिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।